तो Realme P4 इस फोन को मैं काफी दिन से टेस्ट कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को इसका कंप्लीट रिव्यू चाहिए था। इस वीडियो में इसके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एकदम क्लियर जान लेते हैं ताकि आप डिसाइड कर सको आपको ये फोन 18,500 में फ्लिपकार्ट से खरीदना है कि नहीं। मैं ऐसी सिंपल स्ट्रेट टू द पॉइंट वीडियोस बनाता रहता हूं, तो पहली बार इस चैनल पे आए हो तो मेरा नाम है प्रवर, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। सबसे पहले आपको इसकी बिल्ड दिखाना चाहता हूं। देखो ओवरऑल ये एक प्लास्टिक बिल्ड लेके आ रहा है। वैसे तो बॉक्स में आपको कवर और सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मैंने बिना कवर के जब यूज किया ना, इसके प्लास्टिक बैग पे ना स्क्रैच काफी आ रहे हैं, तो आपको बिना कवर के इस फोन को नहीं यूज करना है। ऑल्सो डिस्प्ले में वैसे तो कुछ ड्रैगन ट्रेल की प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन बिना टेम्पर्ड ग्लास या स्क्रीन प्रोटेक्टर इसे मत यूज करना है क्योंकि यहाँ पे भी काफी स्क्रैच आ रहे हैं। ऑल्सो आईपी रेटिंग भी डाउनग्रेड किया इन लोगों ने। Realme P3 में IP69 थी, यहाँ पे सिर्फ IP66 मिल रही है। नॉर्मल वाटर स्प्लैशेस और डस्ट से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। एंड हैप्टिक्स के अंदर भी बहुत बेसिक हैप्टिक्स हैं, घुरघुर टाइप के हैं, बहुत सस्ते वाले जैसे फील होते हैं। यहाँ पे कोई भी सेपरेशन नहीं, इसे आप ऑफ ही रखना। एंड एक चीज और मैंने नोटिस की, जो बैक पैनल है और बैटरी है उसके अंदर शायद गैप है, तो बैक पैनल हल्का सा ना अंदर को प्रेस होता है। Realme P3 के अंदर ऐसा नहीं था, उसमें IP69 वगैरह उसकी बिल्ड थोड़ी और सॉलिड फील होती थी। ये उतना सॉलिड फोन नहीं फील होता, तो प्राइस के हिसाब से बिल्ड बहुत डिसेंट आपको फील होगी। लेकिन एक चीज है, इतने दिन यूज किया बहुत कंफर्टेबल फोन फील हुआ, काफी पतला आपको ये देखने को मिल रहा है। हाँ, इस फोन में 7000 mAh बैटरी है और इसका वेट भी चेक करोगे सिर्फ 190 ग्राम तक पहुंचता है, तो कंफर्टनेस के अंदर इन लोगों ने अच्छा काम किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिंगल हाथ से यूज करना आपको इजी हो जाएगा। ये फोन बड़ी स्क्रीन लेके आता है तो आपको दो हाथ यूज करने पड़ेंगे, बट ये जो बड़ी डिस्प्ले आपको मिल रही है ना, इसका एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट कहूंगा इस प्राइस पे। देखो सबसे पहले जो एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है उसके जो बेजल इन लोगों ने रखे ना, वो बहुत ही कमाल के। ये एक फुल HD प्लस डिस्प्ले है, लेकिन इसमें डिटेल बहुत अच्छी प्रोड्यूस कर रहा है। नेटफ्लिक्स पे हमने जो सीरीज वगैरह देखी थी उसमें जो ब्लैक्स है, जो कलर्स है, वो काफी पंची आपको मिलते हैं। और नेटफ्लिक्स के अंदर HDR वाला कंटेंट देखोगे वो और बेहतर फील होगा, क्योंकि यस ये यूट्यूब के अंदर भी 4K में HDR एकदम स्मूथ प्ले कर सकता है, लेकिन नेटफ्लिक्स के अंदर भी Wideband L1 के साथ HDR10 का भी सपोर्ट है, तो कंटेंट देखने में ये आपको अच्छा फील होगा। ऑल्सो कंटेंट देखने के टाइम व्यूइंग एंगल भी इस डिस्प्ले के अच्छे हैं, मतलब साइड में बैठ के कोई और कंटेंट देख रहा होगा उसको भी ये डिस्प्ले ना अच्छी फील होगी। इसके साथ साथ कोई टिंट इशू नहीं है। एमोलेड डिस्प्ले जैसे पिंक हो जाती है, कहीं से येलो हो जाती है, टेढ़ा वगैरह करके देखते हो, व्हाइट इसके काफी अच्छे आपको फील होंगे। तो डिस्प्ले कंटेंट देखने के लिए बहुत सही है। ऑल्सो डिस्प्ले जितने दिन भी आउटडोर में यूज की बहुत ब्राइट है, आराम से आप आउटडोर में यूज कर सकते हो। ऑल्सो डिस्प्ले की ब्राइटनेस आप बहुत कम कर देते हो, कोई फ्लिकर वगैरह भी नहीं है, आपकी आंखों के लिए भी सेफ है। डिस्प्ले यूज करने में स्मूथ भी फील हुई। UI के अंदर भी 120 हर्ट्ज अच्छा चल रहा है, और इवन एप्स के अंदर भी 120 हर्ट्ज काफी ऑप्टिमाइज है। टच रिस्पॉन्स भी इस डिस्प्ले का अच्छा है। डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि एक भी दिन दिक्कत नहीं दिया। तो इस डिस्प्ले को लेकर ये कहना चाहूंगा, बहुत कंटेंट देखते हो आराम से इस फोन को चूज करना। डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस दे रही है, और ऊपर से फ्लैट है, तो आपको UV टेम्पर्ड ग्लास वगैरह ढूंढने की कोई टेंशन नहीं है, आराम से आपको टेम्पर्ड ग्लास भी मिल जाएगा। लेकिन साथ में जो साउंड क्वालिटी, वो थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर तो मिल रहे हैं और कोई हेडफोन जैक आपको नहीं मिल रहा है। यस, इस प्राइस पे बहुत सारे ब्रांड अब हेडफोन जैक नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब हमने इस पे वेब सीरीज देखी ना, तो एक चीज नोटिस की, स्पीकर लाउड बहुत हो रहे हैं, वोकल्स भी काफी क्लियर है। थोड़ा आप भी आइडिया सुनो उसका। मैडम मुझे 3 सिम कार्ड थे ना, वो स्विच ऑफ दिखा रहे हैं, पर उनकी आखिरी लोकेशन मिली है छतरपुर मध्य प्रदेश में। तो यस, मूवीज वगैरह देखोगे, वेब सीरीज देखोगे, आपको इसके स्पीकर अच्छे फील होंगे, लेकिन जैसे आप म्यूजिक सुनते हो वहां पे थोड़ा डिसेंट साउंड करते हैं। उसमें बेस जो आप ढूंढते हो ना सॉन्ग्स में, वो यहाँ पे मिसिंग है। थोड़ा उसका भी आप आइडिया सुनो। तो ये स्पीकर्स में लाउडनेस और क्लियरिटी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉन्ग सुनने के टाइम थोड़ी डिटेल आपको कम फील होगी। वैसे अभी तक मेरी वीडियो में आपको डिटेल अच्छी फील हो रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना। कुछ भी कमेंट कर देना, इससे ना वीडियो चलने के चांस ज्यादा रहते हैं। और ऐसी वीडियोस और देखनी है तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब सॉफ्टवेयर, ये काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छा सॉफ्टवेयर आपको मिल रहा है। लेटेस्ट Realme UI है जो बेस्ड है Android 15 पे 3+4 ईयर का अपडेट सपोर्ट है। अपडेट सपोर्ट भी आपको अच्छा मिलता है। और एक काम इन लोगों ने Realme P3 से बहुत अच्छा किया है, ब्लोटवेयर गायब कर दिया है। थोड़े से एप्स है और मोस्टली सारे ही यूजफुल है। और बेस्ट पार्ट ये भी क्या है कि एनिमेशन जो है Realme UI में बहुत इंप्रूव हो चुके हैं, वो यहाँ पे भी आपको मिल रहे हैं। बहुत रिस्पॉन्सिव आपको फील होता है सॉफ्टवेयर। एक चीज कम फील हुई, जो थीम्स वगैरह ना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर है, वो यहाँ पे सिर्फ 3 आपको मिल रही है, तो बहुत कस्टमाइजेशन नहीं है लॉक स्क्रीन पे। लेकिन आपको जो ट्रांजिशन है ना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से लॉक स्क्रीन वाला, जो डेप्थ इफेक्ट है, वो यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा एक चीज और है कि जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, वो ऑलवेज नहीं है, सिर्फ 5 सेकंड की आपको मोस्टली मिलती है, वो अपने आप फिर बंद हो जाती है। काफी लोगों को वैसी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चाहिए होती है, तो यहाँ पे वो
ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है। वैसे इसके अलावा सारे बेसिक फीचर हैं, ऐप लॉक है, ड्यूल एप्स है, ऐप हाइड वगैरह आप कर सकते हो, चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग करनी है, इनका खुद का आपको डायलर मिल रहा है। एआई के अंदर एआई एडिटर में आपको ढेर सारे फीचर मिलते हैं और रिसेंटली इन लोगों ने एआई जीनी एडिट करके भी ऐड किया है। मतलब आप जैसे फोटो में मेरे ग्रास है आसपास में बोलता हूं इन्हें सनफ्लावर से रिप्लेस कर दो, अपने आप आपकी जो कमांड सुन के ये आपके लिए एडिट कर देता है। 100% उतना रियल इफेक्ट तो प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन एक अच्छा हैंडी फीचर आपको मिल रहा है। तो हाँ, सॉफ्टवेयर आपको अच्छा फील होगा, साथ में परफॉर्मेंस भी। यहाँ पे आपको MediaTek का 7400 प्रोसेसर मिल रहा है। इसके आप Antutu स्कोर देखोगे 7 लाख से ऊपर Antutu पहुंच जाते हैं और इस प्राइस में ये प्रोसेसर काफी फोन लेके आ रहे हैं, लेकिन इसके स्कोर ना सबसे ज्यादा आपको मिलते हैं क्योंकि स्टोरेज का भी आपको डिफरेंस मिलता है। इसमें आपको फास्टर UFS 3.1 की स्टोरेज है, LPDDR4X रैम है और जो वेरिएंट में यूज कर रहा हूं ना वो बेस वेरिएंट यूज कर रहा हूं। अब इसकी स्टोरेज आपको अच्छी मिलती है, फिर भी हमने इसकी स्टोरेज फुल कर दी ताकि आपको आइडिया लगे कि आप बहुत लंबे समय तक यूज करोगे कैसा परफॉर्म करेगा। एंड बेस वेरिएंट के साथ स्टोरेज फुल होने के बावजूद भी ये फोन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जो एनिमेशन है वो आपको अच्छे मिल रहे थे ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में। उसके बाद जो ऐप ओपनिंग टाइम्स है वो काफी क्विक आपको मिलती है, कुछ भी आप टच करते हो वो बहुत रिस्पॉन्सिव फील होता है। तो इस प्राइस के हिसाब से आपको स्पेक्स भी अच्छे मिल रहे हैं, साथ में ऑप्टिमाइज्ड है, तो बेस वेरिएंट में भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है। लेकिन काफी लोगों के लिए गेमिंग भी इंपॉर्टेंट है, तो पहली चीज ये क्लियर करता हूं, गेमिंग के अंदर अगर आप जायरो यूज करते हो, जायरो बहुत रिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल आपको डिले नहीं मिलता। ऑल्सो ग्राफिक सपोर्ट दिखाऊं तो बीजीएमआई के अंदर ये फोन स्मूथ में 90 FPS सपोर्ट करता है और COD के अंदर भी अल्ट्रा FPS सपोर्ट करता है। और हमने इस फोन में 90 FPS में काफी गेमिंग की, लेकिन कई जगह हमें क्लियर फ्रेम ड्रॉप दिखा एंड FPS टेस्ट में थोड़े से अजीब से रिजल्ट है। जैसे फोन में TDM भी अगर आप नॉर्मल मोड में खेलते हो 78 एवरेज FPS ये दे रहा है, यस 80 FPS से भी नीचे। एंड ये देख के हम थोड़ा सा परेशान हुए, इसकी वजह से हमने GT मोड ऑन करके फिर से TDM के FPS चेक किए, तो अब ये थोड़े बेटर काम कर रहा है। 86 FPS ये जो है एवरेज प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन मिनिमम ये 60 FPS यहां पे भी चले जाते हैं। तो मोस्टली TDM के अंदर भी ये 90 FPS से आपको नीचे रहेगा, 80 FPS से आपको एवरेज ये गेमिंग करा देता है, लेकिन कई बार ये 60 FPS पे टच कर जाता है। लेकिन जैसे आप बड़े मैच खेलते हो वहां पे भी सेम रिजल्ट, 86 FPS मोस्टली एवरेज रहता है और मिनिमम यहां पे भी 70 FPS चले जाता है। तो इस टेस्ट से एकदम क्लियर है कि ये फोन 90 FPS वाली गेमिंग आपको नहीं करवा सकता, 80 FPS से ऊपर आपको ये गेमिंग करवा देगा और जब एनिमी आएंगे तो कई बार 60-70 FPS तक पहुंच जाता है। और ये चीज आपको भी समझनी पड़ेगी, कई फोन जो 30,000 के अंदर आ रहे हैं वो भी 90 FPS इतना कांस्टेंट नहीं देते हैं, तो ये फोन जो आपको 20,000 के नीचे मिलता है वो कहां से दे देगा। बट जिस प्राइस पे ये फोन आ रहा है वहां पे 80 FPS से ऊपर भी एवरेज गेमिंग करवा रहा है, तो वो अच्छी गेमिंग है। वैसे ऐसा कोई थ्रॉटलिंग इसमें नहीं है, जैसे इसका ग्राफ देखोगे तो ऑलमोस्ट ग्रीन में रहता है। और जब हमने गेमिंग पे की थी इस फोन में हमने 5G नेट ऑन कर दिया, इस टाइम पे बैटरी चेक की तो 86% थी और रूम बहुत ठंडा है, कुछ दिन से लगातार बारिश हो रही है तो 29 डिग्री है, लेकिन ये फोन अभी भी थोड़ा वार्म साइड है, 34 डिग्री पे है ये फोन। और फिर हमने बीच में खेलना शुरू किया 90 FPS पे, लगातार हमने फिर खेलते रहे 90 FPS पे। 1 घंटे बाद जब टेम्परेचर चेक किया तो ये फोन 43 डिग्री टच कर गया, ऑलमोस्ट कह सकते हो 10 डिग्री का आपको जंप मिल रहा है और रूम अभी भी काफी ठंडा है, 30 डिग्री पे रूम टेम्परेचर है। तो ये जितने दिन यूज किया ओवर हीटिंग तो फील नहीं, 43-44 डिग्री तक ये फोन पहुंचता है, लेकिन यस जल्दी गर्म हो जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वैसे इतनी गेमिंग करने के बाद 73% पे पहुंच गई, तो इस बैटरी सही में बहुत अच्छी है, 86 से 73 पहुंची 1 घंटे 90 FPS गेमिंग करने के बाद। ऑब्वियसली बहुत बड़ी बैटरी आपको मिल रही है, 7000 mAh की बैटरी यहाँ पे। 1 घंटे 5 मिनट में ये फोन 0 से 100 चार्ज हो जाता है। और इसकी आपको स्क्रीन ऑन टाइम दिखाता हूँ, 8 घंटे से ऊपर का स्क्रीन ऑन टाइम है, अभी भी बैटरी 30% बची है। यहाँ पे हमने बहुत सारे हैवी टास्क करे, गेमिंग भी की है, लगातार अलग अलग स्ट्रीमिंग एप्स यूज किए और इसके बाद भी फोन अभी और चल सकता है। एंड ऑल्सो बैटरी ऑप्टिमाइज्ड भी बहुत है, जैसे रात को मैंने नेट ऑन छोड़ के सो गया था 53% पे, सुबह जब उठा 51% हुई, ऑलमोस्ट 11 घंटे के अंदर सिर्फ 2% का ड्रेन। तो हाँ, बैटरी लाइफ आपको अच्छी मिलेगी एंड साथ में नेटवर्क भी। ये इंडोर में इसका कंट्रोल पैनल देखना 5G++ और VoNR एकदम कांस्टेंट ये फोन दे रहा है, 5G में कोई दिक्कत नहीं आई। और साथ में इस फोन में 2 माइक है, तो कॉल क्वालिटी बहुत अच्छी रही, थोड़ा आप भी सुनो। तो इस टाइम पे हम आउटडोर में है, पीछे देखोगे सड़क है, उस पर व्हीकल चल रहे हैं। अगर आप आउटडोर में कॉल वगैरह करोगे, वीडियो रिकॉर्ड करोगे, इसका माइक इस तरीके से साउंड करेगा। एंड बेस्ट पार्ट, प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी डेडिकेटेड है, मतलब आप सिंपल हाथ से कवर भी करोगे तो भी बंद हो जाएगा। तो इसकी वजह से कॉल एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाता है, क्योंकि स्क्रीन हर बार बंद होगी। वैसे सिम स्लॉट आपने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग में देखा होगा, यहाँ पे आप सिर्फ 2 सिम लगा सकते हो, कोई SD कार्ड का ऑप्शन नहीं है। एंड अभी तक आपको ये फोन बहुत कंप्लीट फील हुआ होगा, थोड़े बहुत माइनर आपको इशू देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब जो मेजर इशू है वो है इसका कैमरा। देखो 50 MP का मेन कैमरा, साथ में 8 MP का अल्ट्रावाइड है और फ्रंट में आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। एंड सीधे आपको मैं फोटोज दिखाता हूं, पहले आप कुछ मेन कैमरे की फोटोज देखो जिसमें आपको डिटेल फील होगी नहीं। वैसे तो ये 1x और
और 2x वाला मोड यहाँ पे सपोर्ट करता है एंड दोनों में ही आपको डिटेल कम फील होती है। एंड ऑब्वियसली 1x के अंदर डिटेल नहीं थी तो 2x के अंदर आपको और कम डिटेल मिलेगी। स्किन टोन्स भी उतने कुछ खास नहीं है, डायनेमिक रेंज भी उतनी कुछ खास आपको नहीं मिल रही है। पोर्ट्रेट फोटोज के अंदर भी जो एज डिटेक्शन है वो इतना कुछ खास नहीं है, यहाँ पे भी डायनेमिक रेंज उतनी अच्छी नहीं है। बाकी लो लाइट में जरूर आपको फोटोज थोड़ी ब्राइट फील होती है, लेकिन यहाँ पे भी आपको डिटेल फील होगी नहीं। एंड जब आपको मेन कैमरे में डिटेल नहीं मिलेगी तो अल्ट्रा वाइड में कहां से मिल जाएगी, वो सिर्फ 8 MP का है एंड वो इतना यूजेबल आपको नहीं मिल रहा है। लो लाइट के अंदर भी काफी डार्क इमेजेस निकालता है, उसमें भी आपको डिटेल नहीं मिलती है। एंड इसका एक रीजन हो सकता है जो कैमरा दिया है उसमें आपको OIS नहीं मिल रहा है। वैसे एक चीज अच्छी है कि वीडियो के अंदर EIS अच्छा काम करता है और 4K के अंदर आप वीडियो बनाते हो मेन कैमरे से तो स्टेबल वीडियो बन जाती है, बट वहीं डिटेल वहां पे भी आपको कम मिल रही है। अब वैसे पीछे वाले कैमरे में डिटेल नहीं है तो फ्रंट कैमरे से कहां होगी जो सिर्फ 16 MP का है, तो सेल्फीज भी बहुत कम डिटेल वाली आपको मिलती है जिसमें डायनेमिक रेंज बहुत कम है। पोर्ट्रेट फोटोज में यहाँ पे भी आपको एज डिटेक्शन तक कुछ खास नहीं मिलता है। लो लाइट में सेल्फीज थोड़ी बहुत आपको ब्राइट फील हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे डिटेल और कम फील होती है। और फ्रंट कैमरे से जो वीडियो है वो मैक्सिमम आप सिर्फ 1080p में शूट कर सकते हो, बट ये चीज यहाँ पे भी सही है कि आपको स्टेबल फुटेज मिलती है। तो इस कैमरा बहुत ही एवरेज है। आई थिंक 15,000 में जैसा Realme P3 का कैमरा था वैसा ही इसका कैमरा है। इसमें 8 MP का अल्ट्रा वाइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको मिल गया है। एंड यस, अगर आपका कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज था इस प्राइस में लेना कि आप कैमरा बहुत यूज करते हो, ये फोन शायद आपके लिए नहीं बना है। वैसे तो मैं सारे ही पॉजिटिव नेगेटिव एकदम क्लियर आपको वीडियो में बता दिए हैं, फिर भी सारे पॉजिटिव नेगेटिव ना मैं आपको साइड बाय साइड लिख के भी बता देता हूं ताकि आप आसानी से डिसाइड करो आपके लिए फोन बना है कि नहीं। देखो, पॉजिटिव आपको अच्छे लग रहा है, ये फोन आपके लिए बना है। नेगेटिव से कोई भी दिक्कत है, ये फोन आपके लिए ऑब्वियसली नहीं बना है। मुझे लगता है बहुत हद तक ये Realme P3 था, P3 से थोड़ी सी डाउनग्रेड किया है यहाँ पे। तो अभी भी आपको Realme P3 15,000 से नीचे मिले तो P4 की जगह उसे चूज कर लेना, लेकिन अगर आपको Realme P3 और P4 सेम प्राइस में मिले तो आप P4 चूज कर लेना। और इस प्राइस में अगर आपका कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है तो Moto G86 या Moto G96 या Vivo का T4R वो आप चेक करना। बाकी मैंने इस वीडियो में सारी चीजें आपको क्लियर बता दी है। होप आप अपना फोन डिसाइड कर सके हो। मैं ऐसे सिंपल स्ट्रेट टू द पॉइंट वीडियोस बनाता रहता हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे करना। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी सवाल अभी भी रह गया कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं आप अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव फॉर ऑल।